इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 176। चलो देखते हैं कि एक रेस्तरां कितना शानदार है जिसका सदस्यता कार्ड 1 मिलियन युआन में बिक रहा है। वांग जियावेन ने अपने होठों को सिकुड़ा और हल्के से हंसा। उसके शब्दों में थोड़ी अवमानना थी। शुरू में उसे इस तरह के छोटे रेस्तरां के बारे में ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सच था कि कुछ छोटे रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन मिलता था, लेकिन 1 मिलियन युआन में सदस्यता कार्ड बेचना बिल्कुल हास्यास्पद। लेकिन उसके पिता ने 3 खरीदे। क्या उन्होंने उसे मूर्ख की तरह बहलाया? इसलिए वांग जियावेन रणविजय के रेस्तरां से बहुत असंतुष्ट था। अच्छा, कम से कम पिताजी खुश हैं। उनके लिए ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करने का ये पहला मौका है। शायद ये रेस्तरां वाकई खास है। सुयू जाहिर है अपने पति को जानती थी और उसके हाव भाव से समझती थी कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए उसने सलाह दी, ये वैसा नहीं है। अगर पिताजी को मूर्ख बनाया गया तो इस रेस्तरां पर धोखाधड़ी का संदेह है। वांग जियावेन ने रेस्तरां का दरवाज़ा खोलते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। अचानक उनके नथुनों में मांस की गंध आई। हिस, ये स्वादिष्ट है। सुयू ने अपनी आंखों में थोड़ा विस्मय के साथ हवा सूंघी। ये है। वांग जियावेन की अभिव्यक्ति भी बदल गई और उसकी तिरस्कार भरी नज़र तैरती हुई गंध से उड़ गई। उसने रेस्तरां के माहौल पर नज़र डाली और खुद को सिर हिलाया। उसने अपने माता पिता को भी अंदर की तरफ एक डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा और उसकी बेटी भूख से सूअर के पैर का आनंद ले रही थी। ये हमारी सीट होनी चाहिए। पहले बैठ जाओ। सुयू ने एक तरफ एक सफ़ेद टेबल की ओर इशारा किया। मम्मा। वांग जियावेन ने सिर हिलाया और बैठ गया। जैसे ही वह वेटर को बुलाने वाला था, दूसरी तरफ वांग कियांग ने धीरे से सूंघते हुए कहा, इतनी जल्दी मत बैठो। चावल रसोई के काउंटर पर है। जाओ और अपना खाना खाओ। ओह। वांग जियावेन के चेहरे पर भाव रुक गए और वह शर्मिंदगी के साथ चावल की ओर उठ खड़ा हुआ। जब वह गोल मेज के पास से गुजर रहा था तो दादाजी की बातों के कारण उसकी बेटी वांग यहान ने अपना सिर ऊपर उठाया। अपने माता पिता को देखकर उसने अपनी मोटी हथेली हिलाई और कहा, पिताजी, माँ, आप भी यहाँ हैं। ठीक है, हम आपके साथ डिनर करने आए हैं, वांग जियावेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसी समय उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। वह और उसकी पत्नी उस मेज के सामने खड़े थे जिस पर उसके माता पिता और बेटी खाना परोसते थे, लेकिन उसके माता पिता ने उन्हें साथ में खाने के लिए भी नहीं बुलाया। उसकी बेटी ने भी ऐसा ही किया। हालांकि नियम यह था कि सदस्यता कार्ड का इस्तेमाल केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था, फिर भी उनके लिए कुछ परवाह दिखाने की ज़रूरत थी। ओह। मेंग थोड़ा हैरान हुई। उसने जल्दी से मेज के पास बैठे 2 लोगों की तरफ देखा। चूंकि वे उसके अच्छे दोस्त के माता पिता थे, इसलिए उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर और मिसेज वांग। मैं मेंग हूँ, यहान की नई दोस्त। नमस्ते मेंग। तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो। मेंग के नाजुक छोटे चेहरे को देखने के बाद सुयू की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार इतना सुंदर बच्चा देखा था। उसका नाजुक गाल परियों की कहानी की राजकुमारी जैसा था। हालांकि उसे अभी भी लगता था कि उसका बच्चा सबसे सुंदर है। बेशक यहान मेंग जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी उससे ज़्यादा प्यारी थी। उसकी गोल मटोल यहान कितनी प्यारी लग रही थी। नमस्ते मेंग। वांग जियावेन ने कुछ हद तक लापरवाही से जवाब दिया क्योंकि उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे पकवान पर पड़ने वाली थी। वह जितना करीब था, मांस की सुगंध उतनी ही तेज थी। इसने उसे एक सफल व्यवसायी को चुपके से लार निगलने पर मजबूर कर दिया। मेंग, तुम्हें एक और सूअर का पैर खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है। वांग यहान ने अपने माता पिता का अभिवादन करने के बाद उन्हें अनदेखा कर दिया। मेंग ने देखा कि वह अपना सूअर का पैर लगभग खत्म कर चुकी है। उसने एक और उठाया और मेंग को थमा दिया। ओह, यहान को भी खाना चाहिए। ये लो। मेंग ने हंसते हुए डिश पर बचा हुआ आखिरी सूअर का पैर उठाया और उसे वांग यहान की प्लेट में भेज दिया। अरे 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 मेंग, ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है, वांग यहान ने बहुत खुशी से कहा। दोनों छोटी लड़कियां फिर से खाने लगीं। जब उसने देखा कि उसकी अपनी बेटी खुद को अनदेखा कर रही है तो वांग जियावेन का मुंह कांप उठा। उसने सुयू को घसीटा और कहा, तो चलो कुछ चावल खाते हैं। रसोई के काउंटर पर चलते हुए वांग जियावेन और सुयू थोड़े हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि वहां केवल थोड़ा सा अंडा फ्राइड राइस था। दोनों ने फिर से रेस्टोरेंट को स्कैन किया और आखिरकार एक क्रूर तथ्य पाया, गैर सदस्य केवल अंडा फ्राइड राइस ही खा सकते थे। इसलिए दोनों ने अनिच्छा से अंडा फ्राइड राइस का एक एक हिस्सा लिया और अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए। दोनों थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे। कम से कम वे उच्च पद के लोग थे। वे रात के खाने के लिए कैसे बाहर आ सकते थे और उन्हें केवल अंडा फ्राइड राइस परोसा गया। हालांकि जब उन्होंने अंडा फ्राइड राइस का पहला निवाला चखा तो वे चौंक गए, भ्रमित हो गए और अन्य भोजन करने वालों की तरह ही इसका आनंद लिया। भोजन के बीच में दोनों की नज़र फिर से गोल मेज की ओर चली गई। मेज पर रखे व्यंजन काफ़ी अकल्पनीय प्रलोभन थे। साथ ही दोनों और भी उदास हो गए। उनका इरादा अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने का था। हालांकि केवल युवा जोड़े को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका नहीं मिला। उनके पास अंडे के तले हुए चावल के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार जब वांग यहान ने अपना दूसरा सूअर का पैर खाना समाप्त किया तो उसने पाया कि उसके माता पिता के पास खाने के लिए केवल अंडे के तले हुए चावल थे। ओह
ओह, वांग यीहान ने अपना मुंह फुलाया और सोचा। उसे अभी भी अपने माता पिता के लिए खेद था। इसलिए उसने मिंगमैन को देखा और उससे चर्चा की। मिंगमैन, क्या मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ? हाँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं अपने डैडी और मम्मी के लिए कुछ व्यंजन देना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? वांग यीहान ने अपने विचार कहने में संकोच किया। उसके बाद उसकी आंखें थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। ठीक है, मिंगमैन सिर्फ हाँ कहना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि गैर सदस्य व्यंजन नहीं खा सकते, इसलिए उसने अपना मुंह बनाया और रणविजय की ओर देखा। छोटे बच्चे के बोलने से पहले रणविजय मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने सहज तरीके से वांग यीहान से कहा, व्यंजन परोसो। सब ठीक है, हर व्यंजन ठीक है, धन्यवाद अंकल। तो क्या मैं अपनी प्लेट इस्तेमाल कर सकती हूँ? वांग यीहान ने बेचैनी से अपनी अपेक्षाकृत बड़ी प्लेट की ओर इशारा किया। हाँ, अरे अरे अरे! वांग यीहान खुशी से हंस पड़ी। उसने चॉपस्टिक पकड़ी और व्यंजन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ सबसे नज़दीकी डबल कुक पोर्क स्लाइस ही उठा पाए। यह अफसोस की बात थी कि छोटी लड़की का हाथ इतना छोटा था। ये देखकर काजल ने एक दबी हुई मुस्कान दी। उसने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक का एक सेट लिया और अंडे टमाटर सूप को छोड़कर सभी व्यंजन उठा लिए। धन्यवाद मैडम। वांग यीहान ने उसे धन्यवाद दिया, अपनी कुर्सी से उतरी और अपनी प्लेट लेकर वांग जियावेन के पास दौड़ी। पिताजी, माँ, यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आपके लिए भी कुछ भरा है, कृपया इसका आनंद लें। वांग यीहान ने प्लेट टेबल पर रखी और कहा। ये दृश्य देखकर वांग जियावेन के आंसू लगभग गिर गए। वे बर्तनों के लिए तरस रहे थे। यह अभी भी उनकी बेटी ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। धन्यवाद प्रिय, सू यू ने बहुत संतुष्टि से कहा। जैसे ही बर्तन परोसे गए, वांग यीहान ने अपना काम पूरा कर लिया, इसलिए उसने कहा, मैं अपने सूअर के पैर को खाने के लिए वापस जाऊंगी। और फिर वह गोल मेज पर वापस भागी। हा हा हा! वांग जियावेन मुस्कुराया। उसने एक स्पेयर रिब उठाया और उसे सू यू की प्लेट में भेजते हुए कहा, आपको ब्रेज्ड स्पेयर रिब सबसे अच्छी लगती है। इसे आजमाएं, आपको भी खाना चाहिए। सू यू ने अपने पति के लिए भी एक उठाया। पसलियों को मुंह में डालने के बाद उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। उनके दिमाग में एक साथ 10,000 बुलेट स्क्रीन उड़ गईं। हालांकि दोनों के पीछे बैठे डिनर इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या गैर सदस्य भी व्यंजनों का आनंद ले सकते थे? हे भगवान, क्या हुआ यह? हे भगवान! एक गंजे आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, मुझे लगता है कि मैंने रेस्तरां के नियमों में एक खामी ढूंढ ली है। हाँ, बकवास। मुझे आखिरकार पता चला कि इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है। बॉस की बेटी की चापलूसी करो और गैर सदस्य बिना सदस्यता कार्ड के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। सामने वाले आदमी ने कहा। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। नहीं, मुझे अपने दोस्तों को बताना होगा। गंजे आदमी ने उत्साह से अपना मोबाइल फोन निकाला। हालांकि विपरीत साथी ने उसे बेरहमी से मारा और कहा, ऐसा कहने का क्या फायदा? क्या तुम बूढ़े कुंवारे एक छोटी लड़की को जीत सकते हो? गंजे आदमी ने अपना हाथ रोका, अपना सेल फोन नीचे रखा और कठोर भाव से आह भरी, तुम सही हो। बोलते समय उसने अचानक अपने साथी की आत्मसंतुष्ट उपस्थिति देखी, इसलिए उसने गुस्से से कहा, तुम्हें किस बात पर गर्व है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ, मुझे सच में नहीं। साथी ने मुस्कुराया और यह कहने के बाद कई सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसने जो कहा उससे गंजे आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन मेरी बहन के पास है। उम्मीद नहीं थी। मेरी बहन का बच्चा भी 3 साल का है। मैं अगली बार यहाँ आने से पहले बच्चे को उधार ले लूँगा। फिर तुम मुझे व्यंजन का आनंद लेते हुए देखोगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं दूंगा, सूप भी नहीं, चाहे तुम कितने भी लालची क्यों न हो। भाड़ में जाओ, तुम बेशर्म हो। गंजे आदमी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन अगर कोई यहाँ के व्यंजनों का आनंद ले सकता है, तो कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं है। ये स्वाभाविक है। अगर मैं 10 लाख, अरे नहीं, 10 लाख युआन मूल्य के सदस्यता कार्ड वाले सदस्य को दिए जाने वाले व्यंजन खा सकता हूँ, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं 1 महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ दिखावा करूंगा। उसके साथी ने हंसते हुए कहा। बच्चा उधार लेना तुम्हें बहुत गर्वित करता है। तुम्हें इसके बारे में शेखी बघारने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चा उधार ले सकते हो तो हम भी ले सकते हैं। गंजे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कैसे उधार लेते हो? हांगकांग में तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है जिनके बच्चे हैं? किसने कहा कि हमारे रिश्तेदार होने चाहिए? गंजे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पड़ोस में कई बच्चों के माता पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। अगर मैं उनके बच्चों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए बाहर ले जाऊं तो क्या कोई समस्या है? अरे, तुम तो और भी बेशर्म हो। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे मिंगमैन को खुश करने के लिए एक बच्चा उधार लेने के बारे में सोचने लगे ताकि वे सदस्यों के व्यंजन चख सकें। हालांकि ये निश्चित नहीं था कि वे एक बच्चा उधार ले पाएंगे या नहीं। आज का दिन उन लोगों के लिए एक जादुई अनुभव जैसा लग रहा था जिन्होंने पूरे सुअर भोज का आनंद लिया था। जब वांग परिवार चला गया तो वांग यीहान ने अनिच्छा से मिंगमैन को अलविदा कहा। वांग जियावेन ने भी अपना रवैया बदला, रणविजय का हाथ बहुत प्यार से थामा और बार बार कहा, यार, तुम्हारा खाना अब तक का सबसे बढ़िया खाना है। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। 1 मिलियन युआन की सदस्यता वाकई इसके लायक है।
खैर, बस अब कीमत बढ़ गई है। मैं अभी भी 10 मिलियन युआन का सदस्यता कार्ड नहीं खरीद सकता। मुझे 1 मिलियन युआन में बेचकर मैं सीधे 5 ऑर्डर कर दूं तो कैसा रहेगा? इसके लिए रणविजय ने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। इससे वांग जियावेन भी आह भरकर वहां से चला गया। उसके मन में अभी यही विचार आया था, अगर 1 मिलियन युआन होता तो वह वाकई कई खरीदना चाहता था। हालांकि एक सदस्यता कार्ड के लिए 10 मिलियन युआन, उसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी। उनके जाने के बाद काजल और उसके 2 विश्वासपात्र भी एक के बाद एक चले गए, जबकि झाओ फैंग सफाई करने के बाद रेस्तरां में ही रुक गया। जब रणविजय ने यह देखा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हें हर समय रेस्तरां में रहने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह ही सब ठीक है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है बॉस, फिर मैं कल पहले वापस जाऊंगा और पास में ही एक घर किराए पर लूंगा। वैसे बॉस, मेरा सेल फोन नंबर पहले जैसा ही है। अगर कुछ भी हो तो मुझे सीधे फोन करें, झाओ फेंग ने कहा और बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने झिझकते हुए फोन उठाया और आहू का टेलीफोन मिलाया। सभी भाइयों को बुलाओ और चलो आज रात मिलते हैं। फिर उसने सीधे फोन रख दिया और हल्की सी आह भरी। आज रात की पार्टी एक विदाई भोज भी हो सकती है। अध्याय 177। झाओ फेंग ने अपना मोबाइल फोन जेब में डाला और सड़क के पश्चिमी हिस्से की ओर चल पड़ा। न्यू मून बे में फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन का मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, जो लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर था। टैक्सी से वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट लगेंगे, लेकिन झाओ फैंग टैक्सी नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसका मूड कुछ जटिल था। रात के 8:30 बज रहे थे और हांगकांग की नाइट लाइफ अभी अभी शुरू हुई थी। न्यू मून बे में बहुत चहल पहल और रौनक थी। उस दिन चिलचिलाती धूप के बिना झाओ फैंग को सड़क पर चलते हुए बहुत ठंडक महसूस हुई। मध्यम तापमान और हल्की समुद्री हवा चल रही थी। सड़क के दोनों ओर बहुत से लोग थे जो एक समृद्ध महानगरीय शहर का माहौल दिखा रहे थे। झाओ फैंग भीड़ के बीच से एक शांत भाव वाले अकेले गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति की तरह आगे बढ़ा, लेकिन उसके माथे पर उदासी का एक स्पर्श था। आज रात का भोजन विदाई भोज होना चाहिए। झाओ फैंग ने हल्की आह भरी। इस समय उसका मूड जटिल था। जैसे ही तांग जान के बारे में मामला सुलझा, झाओ फैंग फिर से आज़ाद हो गया। उसके लिए ये सौभाग्य की बात थी कि उसे अपने गुरु से मुलाकात हुई, जिनके बिना वह मर चुका होता। जाहिर है भगवान उस पर मेहरबान थे कि उसे ऐसा गुरु मिला और उसने एक अलग रास्ता चुना। हालांकि उन भाइयों के लिए वह केवल माफी ही मांग सकता था। वास्तव में भले ही वह अपने गुरु का अनुसरण न करे, उसे तांग जान को संभालने के बाद वहां से जाना होगा। मुझे डर है कि आहू और दूसरे भाई मुझे टेबल के नीचे पी जाएंगे। झाओ फैंग ने धीरे से मुस्कुराया और अपनी गति तेज कर दी। वह भावुक व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसे अपने भाइयों को अलविदा कहने की जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। यह ऐसा था जैसे जब वह कॉलेज से स्नातक हुआ था तो अपने रूममेट से अलग होना मुश्किल था। हालांकि वे अपने जीवन में अभी भी एक दूसरे के संपर्क में थे। मुख्यालय एक उच्च श्रेणी का नाइट क्लब भी था। मनोरंजन स्थलों में पैसे कमाने की प्रबल क्षमता थी। ग्रेट ट्रांजैक्शन वाले नाइट क्लबों का तो कहना ही क्या। इसे पुरुषों के लिए स्वर्ग कहना या पुरुषों को अपनी वासना प्रकट करने में सक्षम बनाने वाली जगह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाइट क्लब का नाम फैंग मिंग था। इसके साइन बोर्ड पर फैंग अक्षर देखकर लोगों ने कहा कि झाओ फैंग का वहां होना तय था। इस समय नाइट क्लब हॉल की 5वीं मंजिल पर 20 से अधिक लोग जमा हो गए थे। उसी समय प्रत्येक कमरे में कई छोटे भाई रो रहे थे या दूसरे भाइयों को फोन कर रहे थे, जल्दी से 5वीं मंजिल पर वापस जाओ। बड़े भाई फैंग वापस आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम सभी आज रात खाना खाएं। झाओ फैंग ने आयोजन स्थल पर बहुत बढ़िया बात कही। ये सुनकर कि एल्डर ब्रदर फैंग डिनर के लिए बुला रहे हैं, सभी लोग, जिनमें पब या इंटरनेट बार में गए लोग या निजी कमरों में लड़कियों के साथ सोने वाले लोग भी शामिल थे, अपना काम रोककर जल्दी से वापस भागे। 20 मिनट बाद 5वीं मंजिल पर हॉल में लगभग 60 लोग इकट्ठा हुए। ये लोग मूल रूप से झाओ फैंग के विश्वासपात्र थे और बाद में 1 दर्जन अन्य लोगों के आने की उम्मीद थी। उनमें से लगभग 60 लोग झाओ फैंग के सभी परिचित थे और 1 दर्जन अन्य लोग पिछले कुछ महीनों में शामिल हुए उनके नए अधीनस्थ भी थे। वे उनके करीबी अधीनस्थ थे। अगर गैर करीबी लोगों को जोड़ दिया जाए तो सैकड़ों हो जाएंगे। जल्द ही हॉल में लगभग 80 लोगों की भीड़ हो गई और जब और लोग आए तो ये शोरगुल और भीड़भाड़ वाला लग रहा था। चुप रहो, एल्डर ब्रदर फैंग जल्द ही यहाँ आएंगे। आहू ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि समय लगभग आ गया है। झाओ फैंग के बाद सबसे पहले आहू और 3-4 अन्य लोग आए। उनकी आवाज़ भी यहाँ बहुत दमदार थी। जब ये टिप्पणी की गई तो शोर बहुत कम था। कुछ मिनट बाद 5वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा बजा और झाओ फैंग धीरे धीरे अंदर से बाहर आया। ये आ रहे हैं बड़े भाई फैंग, बड़े भाई फैंग, बड़े भाई फैंग। भगवान का शुक्र है, आप आखिरकार वापस आ गए। हम आपके बारे में बहुत चिंतित हैं, बड़े भाई फैंग। आहू ने हंसते हुए आगे झुकते हुए कहा, सब लोग यहाँ हैं। मैंने अगले दरवाजे पर मेट्रोपॉलिटन रेस्तरां का ऑर्डर दिया है। क्या हम अब चलें? झाओ फैंग ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें वहां मौजूद सभी लोगों को स्कैन कर रही थीं। अचानक वह धीरे से मुस्कुराया, अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से कहा, चलो आज रात जूस पीते हैं।
वाह, चलो नशे में धुत हो जाएं। बड़े भाई फैंग मस्त हैं। भीड़ चीखने लगी। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह सीढ़ियों के एक तरफ सीधे आगे बढ़ गया। वे 5वीं मंजिल से अगले दरवाजे पर स्थित रेस्तरां में चले गए। चूंकि पूरा रेस्तरां आहू द्वारा बुक किया गया था, इसलिए कर्मचारियों के अलावा वे वहां एकमात्र ग्राहक थे। लगभग 80 लोग 6 टेबलों पर बैठे थे। झाओ फैंग की टेबल पर आहू के अलावा अन्य लोग भी उसके बाद सबसे पहले बैठे थे। बड़े भाई फैंग, लॉर्ड टैंग मर चुका है और लेंग फैंग और अन्य 2 रणनीतिकार भाग गए हैं। अब पूरा फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन बिखर रहा है। 3 रणनीतिकारों और स्कॉर्पियन का क्षेत्र एक अच्छा केक है जिसे हर कोई देख रहा है, और वे हर किसी के क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना भी बना रहे हैं अगले लॉर्ड टैंग बनने के लिए। मुझे लगता है कि यह हमारा भी मौका है, आहू ने अपने मुंह के कोनों पर व्यंग्य करते हुए कहा। आहू सही कह रहा है। एक गंजे टैटू वाले आदमी ने चाय की चुस्की ली, झाओ फैंग को देखा और भारी आवाज में कहा, दक्षिणी जिला जल्द ही उथल पुथल में होगा। मुझे भी लगता है कि एल्डर ब्रदर फैंग नए फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। अब जिया शानहाओ, डोंग तियानपेंग और ये हान सभी इस जगह को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प यह है कि हम एल्डर ब्रदर फैंग को आगे बढ़ने से पहले ऊपरी स्थान लेने में मदद करें। अब लाओ बियाओ और मेंग वो मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार हैं। डोंग तियानपेंग की तो बात ही छोड़िए, जो मौके का इंतजार कर रहा है। मुझे डर है कि कई दिनों बाद जब तांगझान का तूफान खत्म हो जाएगा तो हर कोई कार्रवाई शुरू कर देगा। हमें उससे पहले भी तैयार रहना होगा। लाओ बियाओ ने पहले ही दावा कर दिया है कि वे 1 हफ्ते में न्यू मून बे को गिरा देंगे। लाओ बियाओ बिल्ली के बच्चे जितना कमज़ोर है, वह इस तरह शेखी बघारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वह बड़े भाई फैंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो हम उसे वापस भेजने की हिम्मत करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोग एक रोमांचक चर्चा में उलझे हुए थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका बड़ा भाई दक्षिणी जिले का नया नेता बन सकता है। उनके दिमाग में झाओ फैंग, डोंग तियानपेंग और ये हान जितना ही शक्तिशाली था। झाओ फैंग अपने मुंह पर हल्की मुस्कान के साथ हल्की चाय पीते हुए चुपचाप अपने अधीनस्थों की बातें सुनता रहा। झाओ फैंग को उनकी बातों का जवाब न देते देख गंजे आदमी ने बेचैनी से कहा, बड़े भाई फैंग, कृपया हमें एक शब्द बोलो। हम कब चलेंगे? मैं वापस जाकर अपने उपकरण तैयार करूंगा। शब्दों को सुनकर झाओ फैंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर भी कुछ नहीं बोला। इस समय वेटरों ने सेवा शुरू कर दी। कई वेटरों ने एक साथ व्यंजन परोसे और कुछ ही मिनटों में पूरी मेज भर दी। व्यंजनों की महक दूर हो गई और कई छोटे भाइयों ने अपनी चॉपस्टिक उठा ली। लेकिन झाओ फैंग बिल्कुल भी नहीं हिला। वह रणविजय द्वारा बनाए गए व्यंजनों का आदी था और उसे दूसरों द्वारा पकाया गया भोजन बिल्कुल बेस्वाद लगता था। व्यंजन परोसे जाने और बियर रखे जाने के बाद अधीनस्थों ने स्थानीय बियर की बोतलें खोलीं। आहू ने झाओ फैंग के लिए बियर का पूरा गिलास डाला। धन्यवाद दोस्त, झाओ फैंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए आहू के कंधे पर थपथपाया। इससे आहू को झटका लगा क्योंकि झाओ फैंग ने इतने सालों में कभी भी उसे धन्यवाद नहीं कहा था। उनके रिश्ते को इन 2 शब्दों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और इस समय बड़े भाई ने वास्तव में उसे धन्यवाद कहा, जिसने आहू के दिल में एक बुरी भावना को जगा दिया। झाओ फैंग मुस्कुराते हुए खड़े हुए अपना गिलास उठाया और स्पष्ट आवाज में कहा, इस दिन में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे बाद मेरा सम्मान है। चीयर्स चीयर्स। सभी ने अपने गिलास उठाए, एक चीख निकाली और पी लिया। एक कप पीने के बाद झाओ फैंग ने खुद दूसरा कप भरा और वह बैठा नहीं। इसके बजाय उसने भीड़ को घूरते हुए कहा, यह दूसरा कप है, यह आप सभी के लिए है। साथ ही मैं एक बात की घोषणा भी करना चाहता हूँ। बियर का ये कप फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन और मेरा एक पूर्ण विराम है। अब से मैं भूमिगत बलों से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। अब इसके लिए प्रयास नहीं करूंगा। बियर का ये कप मैं पिछले कुछ वर्षों में आपके समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शब्दों के बाद झाओ फैंग ने अपने कप में सारी बियर पी ली। हालांकि पूरा रेस्तरां धीरे धीरे शोर से शांत हो गया। हर कोई दंग रह गया और अविश्वास से झाओ फैंग को देखने लगा। नहीं बड़े भाई फैंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? बड़े भाई फैंग, क्या आप हमें छोड़ने का इरादा रखते हैं? क्यों बड़े भाई फैंग? यह महसूस करने के बाद कि क्या हुआ, अधीनस्थ सभी बेचैन हो गए। पूरा रेस्तरां फिर से शोरगुल से भर गया। कई लोग तो खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने लगे। ये कैसे संभव है? आहू ने अपना शरीर हिलाया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट से ज्यादा रोना था और कहा, बड़े भाई फैंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। झाओ फैंग ने अपना हाथ हिलाया। सबके शांत हो जाने के बाद झाओ फैंग ने अपना गिलास भरा और कहा, मैं कभी स्पेशल फोर्स का वरिष्ठ सैनिक था। मुझे हत्या के लिए सजा सुनाई गई थी और मेरे बॉस को पता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए उसने मुझे ढूंढा और मुझे अपनी आज़ादी के बदले में तांगझान को गिराने के लिए कहा। उसकी बातें सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। झाओ फैंग मुस्कुराया, अपना गिलास उठाया और कहा, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं पुलिस का अंडरकवर हूँ। अब तांगझान मर चुका है और मेरा काम पूरा हो गया है। मैं अब एक आज़ाद आदमी हूँ जिसके पास अपना बोझ भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं।
पिछले कुछ सालों में मैंने आप लोगों आहू, जियाओमिंग, सैनलैंग, जियाओमा के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है। मैं सभी का नाम जानता हूँ। मुझे पता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, इसलिए हम हर तरह से साथ चल सकते हैं। अब मैं आज़ाद हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पसंद का सम्मान करेंगे। ये ड्रिंक मेरे लिए एक विदाई ड्रिंक है। चलो नीचे से ऊपर तक पीते हैं, ठीक है? उन शब्दों के बाद सभी लोग धीरे धीरे खड़े हुए और झाओ फैंग को अलग अलग भावों से देखा, लेकिन वे सभी बहुत ईमानदार लग रहे थे। आहू और कुछ अन्य लोगों की आंखें भी लाल थीं। इन शब्दों को सुनने के बाद वे सभी चुप हो गए। सरल शब्दों ने झाओ फैंग की अपनी यात्रा में अनुभव की गई कठिनाई को प्रकट किया। हालांकि झाओ फैंग ने उन्हें भाइयों के रूप में लिया और यही काफी था। आहू की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना गिलास उठाया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, ये बियर का गिलास बड़े भाई फैंग के लिए विदाई पे है। बड़े भाई फैंग के लिए, बड़े भाई फैंग के लिए, बड़े भाई फैंग के लिए। सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाया और अपनी बियर पी ली। धन्यवाद दोस्तों, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। झाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं अभी न्यू मून बे में हूं और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। तो आज चलो खुश हो जाओ और नशे में धुत हो जाओ। चलो नशे में धुत हो जाओ। भीड़ ने अपने गिलास उठाए और शराब पी। अध्याय 178। इस समय हर कोई उदास था। आखिरकार ये खबर उनके लिए बहुत अप्रत्याशित थी। आहू, जियाओमिंग, सैनलैंग और जियाओमा की आंखें लाल थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके जैसे कोर सदस्यों को पहले से ही पता था कि झाओ फैंग एक अंडरकवर था। शुरू में वे इस खबर को स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन जब उन्होंने वर्षों से झाओ फैंग की उनके प्रति दयालुता के बारे में सोचा तो उनके दिलों में बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई। भले ही वह अंडरकवर था या अन्य बलों का सदस्य, वे बड़े भाई फैंग का अनुसरण कर रहे थे, उसकी पहचान का नहीं। लेकिन जब उन्होंने इस समय झाओ फैंग के शब्द सुने तो वे भी चुप हो गए। बड़ा भाई मूल रूप से तांग जान को गिराने आया था। अब जब तांग जान मर चुका था तो बड़े भाई फैंग को चिंता करने की कोई बात नहीं थी और वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता था। ये सिर्फ उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि झाओ फैंग रहेगा और दक्षिणी जिले पर नियंत्रण के लिए लड़ने के लिए उनका नेतृत्व करेगा। बड़े भाई फैंग, आप सही कह रहे हैं। अगर आप चले भी गए तो भी आप मेरे बड़े भाई ही रहेंगे और हम भाई ही रहेंगे। बड़े भाई फैंग को आहू ने सीधे बियर की एक पूरी बोतल उठाई और लाल आंखों से पीना शुरू कर दिया। गुरगुराहट। उसने बियर की एक बोतल कुछ घूंटों में पी ली। हालांकि वह अच्छी तरह से पी सकता था, लेकिन खाली पेट तेजी से शराब पीने से उसका दिमाग भी चकरा गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। झाओ फैंग हंसा, खुशी से एक बोतल उठाए और पी गया। बड़े भाई फैंग, बारी बारी से टोस्ट करना शर्म की बात थी, लेकिन आज हम बस यही करना चाहते हैं। हाँ, बड़े भाई फैंग को दुबले पतले सैनलैंग ने एक बोतल उठाई और उसे पूरा पी लिया। मैं आज आप सभी के साथ पीऊंगा, इसलिए मेरे सामने गिरना मत। झाओ फैंग मुस्कुराया और पीने के लिए बियर की एक बोतल उठाई। बड़े भाई फैंग, जियो मेंग एक क्रूर दिल वाला चुप रहने वाला व्यक्ति था। उसने सीधे अपने बड़े भाई को बुलाया और एक बोतल पी ली। चलो पीते हैं। झाओ फैंग ने एक बोतल पी ली। बड़े भाई फैंग, चाहे कुछ भी हो, आप भविष्य में भी बड़े भाई ही रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कॉल करने में संकोच न करें। जियाओमा ने बियर की एक बोतल उठाई और उसे पी लिया। टोस्ट। झाओ फैंग ने एक और बोतल पी ली। बड़े भाई फैंग। फिर मेज पर बैठे अन्य लोगों ने एक एक करके टोस्ट किया। टोस्टिंग के एक दौर के बाद झाओ फैंग ने बियर की 12 बोतलें पी ली थीं। अगर यह सामान्य समय होता तो झाओ फैंग को खाली पेट इतनी शराब पीने के बाद चक्कर आ गया होता। हालांकि उसके मजबूत शरीर की बदौलत उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी 3 या 4 दौर पी सकता है। आहू और अन्य लोग वास्तव में मेज के नीचे झाओ फैंग को पीना नहीं चाहते थे। एक चक्कर लगाने के बाद वे सभी पहले खाना खाने के लिए निकल पड़े और कुछ देर के लिए शराब पीने का नया दौर शुरू करने की योजना बनाई। हालांकि जब उन्होंने अपनी चॉपस्टिक हिलाई, रेस्टोरेंट के गेट से ताली की आवाज आई। स्विश। सभी लोग आवाज की ओर मुड़े और उन्होंने अंदर की ओर बढ़ते हुए 20 से ज्यादा लोगों की कतार देखी। नेताओं में से एक गु चेन था जिसका झाओ फैंग के साथ अच्छा रिश्ता था, और यह गु चेन ही था जिसने सिर्फ तालियां बजाईं। काफी जिंदा दिल। पागल, तुमने मुझे अपने विदाई डिनर पर क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम मुझे गु चेन को अपना दोस्त नहीं मानते? गु चेन ने अंदर जाते हुए कहा। बड़े भाई चेन, बड़े भाई चेन। जैसे ही वह पास गया, आहू और बाकी सभी लोग उठे और अभिवादन में सिर हिलाया। दूसरी ओर झाओ फैंग ने बियर की 2 बोतलें उठाईं और गु चेन को एक देते हुए कहा, चलो पहले इसे पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। गु चेन मुस्कुराया और बोतल ले ली। दोनों ने अपनी बोतलें छुईं और दोनों ने पी लीं। आओ और यहाँ बैठो बड़े भाई चेन। आहू ने जल्दी से अपना पद छोड़ दिया और गु चेन को बैठने के लिए कहा। उसी समय उसने कई वेटरों को हाथ हिलाया जो दूर खड़े थे और संकोची नजरों से कह रहे थे, और अच्छी बियर और व्यंजन परोसें। भाइयों, कृपया बैठ जाएं और हम सब आज साथ में पेंगे। गु चेन के पीछे पीछे आए 20 से ज्यादा लोगों को बैठने के लिए 2 टेबल मिल गईं। आहू ने आगे पीछे जाकर उन्हें अच्छी तरह से परोसा।
पागल। गु चेन ने हिचकिचाते हुए झाओ फैंग को गंभीरता से देखा और कहा, क्या आप अंडरकवर हैं? मैं भविष्य में एक आज़ाद आदमी हूँ। झाओ फैंग ने धीरे से जवाब दिया। यह अच्छी बात है। गु चेन ने सिर हिलाया और कहा, पागल, वास्तव में मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में सोच सकते हो। जैसा कि तुम जानते हो, कोई व्यक्ति आसानी से मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा और इसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। तुम मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते और दक्षिणी जिले को एक साथ खत्म कर देते? मुझे इसमें शामिल मत करो। झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मना करने में जल्दबाजी मत करो, वापस जाओ और मुझे जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचो। गु चेन मुस्कुराया और झाओ फैंग की बांह पर ताली बजाई। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से बियर का गिलास लिया और झाओ फैंग के गिलास को छुआ। उसने कहा, चूंकि तुम्हारी गुप्त पहचान उजागर हो गई है, इसलिए कुछ लोगों को परवाह नहीं है, जबकि अन्य परवाह करते हैं। मुझे डर है कि आज रात का भोज इतना सहज नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए, ये बताना उनके हाथ में नहीं है। झाओ फैंग हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। लाओ बियाओ और मेंगवू हमेशा झाओ फैंग से मेल नहीं खाते थे, अकेले वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। कोई बात नहीं, मैं आज आपका समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर लाओ बियाओ और अन्य लोग बाद में आते हैं तो हम दोनों के साथ होने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गु चेन ने बियर का एक और घूंट लिया। उसकी अभिव्यक्ति झांग फैंग की तरह ही बेफिक्र थी। हालांकि लाओ बियाओ और मेंगवू का भी कुछ प्रभाव था, लेकिन दोनों में ही बुद्धिमत्ता से ज़्यादा साहस था, जिससे कोई बड़ा अंतर पड़ने की संभावना नहीं थी। हालांकि झाओ फैंग ऐसा नहीं था। उसे कई सालों तक तांग जान के अंडरकवर के रूप में नहीं खोजा गया था। इस तरह की सहनशीलता और दिमाग आम लोगों में नहीं था। चूंकि झाओ फैंग ने कहा था कि वह भविष्य में एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा, इसका मतलब था कि वह पुलिसकर्मी नहीं था। केवल इसी आधार पर गु चेन झाओ फैंग को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करना चाहता था। ये सच था कि उसके पास बहुत ताकत थी, लेकिन अगर लाओ बियाओ और मेंगवू साथ मिलकर काम करते तो वह थोड़ा अविश्वासी भी होता। रसोई के कुशल काम के तहत जल्द ही अन्य 2 टेबल व्यंजनों से भर गए। उनकी कार्यकुशलता हमेशा की तरह दोगुनी थी। नव रैंकिंग मैनेजर उन्हें हर समय जल्दी काम करवा रहा था और वे ये भी जानते थे कि बाहर लोगों के समूह को संभालना आसान नहीं था। जब खाना परोसा गया तो बिन बुलाए लोगों का एक और समूह दरवाजे पर आ गया। वहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे, लगभग 16 या 17, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से पाया कि पार्किंग स्थल के सामने कुछ जिनबेई कारें रुकी थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रेस्तरां में मौजूद कुल लोगों से ज़्यादा लोग होंगे। अंदर जाने वाले लोगों के समूह का नेतृत्व लाओ बियाओ और मेंगवू के साथ साथ चीनी ट्यूनिक सूट में लगभग 40 वर्षीय एक और व्यक्ति कर रहा था। लाओ बियाओ, मेंगवू और 2 अन्य सेनाओं के बड़े भाई, कुल 4 लोग लाओ बियाओ और मेंगवू के नेतृत्व में। हालांकि दोनों ने थोड़ा पीछे हटकर चीनी ट्यूनिक सूट पहने आदमी को आगे जाने दिया, जिससे पता चला कि वह आदमी वही होना चाहिए जिस पर वे भरोसा करते थे। इतने सारे लोग, यहाँ तक कि गु चेन भी यहाँ था। हाँ, ऐसा लगता है कि आप सभी क्रेजी को विदा करने आए हैं। जैसे ही वे करीब पहुंचे, मेंगवू ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुच्छा आवाज में कहा, क्रेजी डॉग, तुम मादरचोद, एक अंडरकवर कमीना अभी भी रिटायर होना चाहता है। क्या तुमने मेरी राय पूछी है? लाओ बियाओ ने कसम खाए। तुम खुद को क्या समझते हो? आहू ने दुखी होकर कहा। वह अचानक खड़ा हो गया और लाओ बियाओ को घूरने लगा। उसके दाहिने हाथ ने कमर से एक रूलर लंबा चाकू निकाला और उसे खाने की मेज पर घुसा दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम कुतिया कहाँ से आए हो? तुम कुतिया किस पर चिल्ला रही हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाओ बियाओ की अभिव्यक्ति डूब गई। उसने आहू को एक क्रूर नज़र से देखा और फिर झाओ फैंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा, पागल कुत्ते, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? मुझे कल सुबह तुम्हारे दरवाजे के सामने एक और शव होने से कोई आपत्ति नहीं है। माफ करना, भाड़ में जाओ। झाओ फैंग के सभी अधीनस्थों ने मेज पर हाथ मारा, खड़े हुए और लाओ बियाओ को गाली दी। ठीक है। झाओ फैंग ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और अपनी हथेली ऊपर उठाई। जैसे ही उसके अधीनस्थों ने गाली देना बंद किया, वह खड़ा हुआ और 2 कदम आगे बढ़ा। ऊंचाई के अंतर के कारण उसने लाओ बियाओ को थोड़ा नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर आज रात तुम लोगों के पास कुछ है तो तुम नियम बना सकते हो। मैं बच नहीं सकता। अच्छा, तुम हिम्मत वाले आदमी हो। लाओ बियाओ ने झाओ फैंग को घूरा और कुछ बार हंसा। फिर उसने पीछे चीनी ट्यूनिक सूट में आदमी की ओर इशारा किया और कहा, जब तक तुम इस सज्जन के साथ लड़ते रहोगे, चाहे तुम जीतो या हारो, हम तुम्हें शांति से रिटायर होने देंगे। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मुझे लगता है कि बाहर के भाई। ठीक है। लाओ बियाओ के शब्द समाप्त होने से पहले झाओ फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय सभी की निगाहें चीनी ट्यूनिक सूट में आदमी पर थीं। वह आदमी क्रूकट, भारी भौहों और छोटी आंखों वाला था। उसका चेहरा साधारण था, बहुत ही अप्रभावी लग रहा था, लेकिन सभी लोग जानते थे कि चूंकि उस आदमी को लाओ बियाओ और मेंगवू ने आमंत्रित किया था, इसलिए वह कुछ भी साधारण नहीं होगा। ये सोचकर वे सभी झाओ फैंग के बारे में कुछ चिंतित थे। हालांकि गु चेन थोड़ा भौहें सिकोड़ रहा था और चीनी ट्यूनिक सूट में आदमी को ध्यान से देख रहा था। गु चेन को वह आदमी थोड़ा जाना पहचाना लगा, जैसे उसने उसे कहीं देखा हो, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे याद नहीं आया।
झाओ फैंग का वादा सुनकर लाओ बियाओ जोर से हंसा और अपने हाथों से ताली बजाए। तो चलो 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 उनके लिए जगह बनाते हैं। बोलते हुए लाओ बियाओ ने लोगों को वापस किनारे पर ले जाकर अर्धवृत्त बनाया, जिससे दोनों लड़ाके बीच में खड़े हो गए। झाओ फैंग ने भी उस आदमी को कुछ बार देखा, लेकिन उस आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपनी आंखें नहीं उठाईं। उसने झाओ फैंग को सीधे अनदेखा कर दिया। ओह, वैसे मैं आपको बताना भूल गया, हर किसी ने इस सज्जन के बारे में सुना है, वह है। ये कहने के बाद लाओ बियाओ ने व्यंग्य किया और धीरे से कहा, और उसके मुंह से शांति से एक नाम निकला, कून जिंगटिन। इन शब्दों के बाद पूरा हॉल शांत हो गया। उसके बाद गहरी सांसों और आहों की आवाज आई। क्या ये कैसे संभव है? ये वही है, हे भगवान, ये वही है। वह यहाँ कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय है। हमें क्या करना चाहिए? वह कून जिंगटिन है। हमारे बड़े भाई फैंग के बारे में क्या? भीड़ में शोरगुल मच गया और सभी लोगों ने अपनी शक्लें बदल लीं। उनकी आंखें विस्मय और भय से भरी हुई थीं। गू चेन ने भी उसके चेहरे पर कठोरता महसूस की और उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया। किसने सोचा था कि वह कून जिंगटिन होगा? कून जिंगटिन दक्षिण द्वीप में एक आइकन था। वह तियान हाओ के लिए नंबर 1 फाइटर था, जो कभी दक्षिण द्वीप का आधिपत्य था। उसने अकेले ही तियान हाओ के लिए दक्षिण द्वीप का आधा हिस्सा जीत लिया। हालांकि वह आदमी 6 साल पहले हांगकांग से गायब हो गया था, लेकिन उसकी कहानी अभी भी फैल रही थी। गू चेन उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। वह जानता था कि वह एक मार्शल आर्ट मास्टर था, जो 1 इंच पंच, सेशो, थाई बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो आदि में पारंगत था। वह कभी सेशो का राजा और दक्षिण द्वीप में ग्लेडिएटर का राजा था। हालांकि ताइक्वांडो एक ब्लैक बेल्ट था, लेकिन वह एक झटके में अन्य ब्लैक बेल्ट धारकों को गिरा सकता था। अध्याय 179। कून जिंगटिन ने एक बार दक्षिण द्वीप में सभी भूमिगत बलों को हराया था और उसने विदेशी विशेष बल के एक सेवानिवृत्त सैनिक को भी हराया और उसे 3 चालों में विकलांग बना दिया। ये कहा जा सकता है कि दक्षिण द्वीप में भूमिगत बलों में से किसी ने भी उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे या तो मर जाते या विकलांग हो जाते। हालांकि कून जिंगटिन 6 साल पहले किसी तरह गायब हो गया। उसके बाद तियान हाओ की शक्ति कम होने लगी और आधे साल बाद एक दुश्मन द्वारा 3 बार चाकू घोंपने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब से दक्षिण द्वीप में भूमिगत बलों में अराजकता थी। जैसे जैसे मुश्किल समय में शक्तिशाली लोग पैदा हुए, तब से तांग जहान का उदय होने लगा। अब यह महसूस करते हुए कि उनके सामने वाला व्यक्ति महान कून जिंगटिन था, उपस्थित लोग बहुत स्तब्ध और डरे हुए महसूस कर रहे थे, क्योंकि कून जिंगटिन एक बहुत मजबूत व्यक्ति था जो कमजोर लोगों को चुप करा देता था और डरा देता था। झाओ फैंग का चेहरा भी उतर गया, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि कून जिंगटिन को उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था। झाओ फैंग भी उस आदमी के आने पर हैरान था और उसे उम्मीद नहीं थी कि लाओ बियाओ और मेंगवू इस दिग्गज को आमंत्रित करेंगे। लाओ बियाओ, मेंगवू। गू चेन भी इस समय शांत नहीं बैठ पा रहा था। वह खड़ा हुआ, 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों के कुछ संपर्क हैं। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि तुम मिस्टर कून को आमंत्रित कर सकते हो, लेकिन ये कहते हुए गू चेन ने कून जिंगटिन की ओर देखा और कहा, चूंकि मिस्टर कून आ रहे हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत करते हैं। हमने मिस्टर कून के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था और आज उनसे मिलना वाकई सौभाग्य की बात है। मिस्टर कून, क्यों ना हम बैठकर कुछ पिएं और बात करें? गू चेन जानता था कि झाओ फैंग कून जिंगटिन का मुकाबला नहीं कर सकता और उसका एकमात्र विचार कून जिंगटिन से बात करना था। चूंकि लाओ बियाओ और मेंगवू कून जिंगटिन को आमंत्रित कर सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे जाने के लिए कह सकते थे। आखिरकार गू चेन लाओ बियाओ को जो कुछ भी दे सकता था, वह दे सकता था। ये खजाने और पैसे से ज्यादा कुछ नहीं था। जब लाओ बियाओ ने ये सुना, तो उसे गू चेन के इरादे का एहसास हुआ। वह ठंडे स्वर में हंसा और बोला, बैठो और पियो। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अब डरे हुए हो? भयभीत? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। क्रेजी डॉग के लिए आज यहाँ से निकल पाना असंभव है। मैं अपने शब्द यहीं छोड़ता हूँ। तुम सभी को गिना जा सकता है, जिसमें तुम, गू चेन भी शामिल हो। जो कोई भी लड़ने की हिम्मत करता है, कृपया खड़े हो जाओ, समूह या व्यक्तिगत रूप से, जैसा तुम चुनो। तुम। ये सुनकर आहू और अन्य लोग भयानक लग रहे थे, लेकिन कून जिंगटिन बीच में खड़ा था, एक दुर्गम पहाड़ की तरह। इससे उन पर बहुत दबाव पड़ा और वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन अगर वाकई कोई लड़ाई होती तो वे चुपचाप नहीं बैठते। हालांकि लाओ बियाओ के शब्दों ने गू चेन के चेहरे पर उदासी ला दी। उसने लाओ बियाओ को घूरते हुए धीरे से कहा, मैं मिस्टर कून से बात कर रहा हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। लाओ बियाओ ने सती मुस्कान के साथ कहा, गू चेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस मामले को अकेला छोड़ दो। क्रेजी डॉग एक अंडरकवर पुलिस वाला है। मार्शल आर्ट की दुनिया के नियमों के अनुसार वह 3 चाकुओं और 6 छेदों का हकदार है। मैंने उसे लड़ने का मौका दिया है, जो अतिरिक्त दया है। हाँ, उस पर अपने शब्द बर्बाद मत करो। मेंगवू ने ठंडी हंसी में कहा, गू चेन, अगर तुम बीच में पड़ना चाहते हो तो तुम तब तक इंतजार कर सकते हो जब तक मिस्टर कून झाओ फैंग से निपट नहीं लेते। अब तुम बस ईमानदारी से देखो। और वैसे तुम यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। न्यू मून बे को गिराने के बाद हमारा अगला लक्ष्य तुम हो। तुम्हें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या ऐसा है?
गू चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इंतजार मत करवाओ। ओह, वैसे दक्षिणी जिला हाल ही में शांत नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने से पहले बाहर मत मरो। मैंने सुना है कि तुमने योंगनन रोड के एक ऊंचे अपार्टमेंट में 2 स्कूली सुंदरियों को रखा है। ऐसा लगता है कि वे काफी सुंदर हैं। मेंगवू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने दांत पीस लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू चेन को उसका छिपने का स्थान मिल गया है। उसे लगा कि गू चेन को सब कुछ पता है। जब मेंगवू ने बोलना बंद कर दिया तो गू चेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर से कून जिंगटियन की ओर देखा। श्री कून, मैं आपका सम्मान करता हूं और मुझे लगता है कि हम बैठकर अच्छी बातचीत कर सकते हैं। उनके पास जो कुछ भी है वह मेरे पास भी है। आप क्या सोचते हैं? बात करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ फैंग, जो एक पल के लिए शांत था, ने अचानक अपना मुंह खोला। उसकी अभिव्यक्ति आत्मसंयमी थी। उसने शांति से कून जिंगटियन को देखा और कहा, यह बस एक छोटी सी लड़ाई है जो कुछ ही पलों में सुलझ जाएगी। इन शब्दों के बाद पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। हर कोई अविश्वास में झाओ फैंग को देख रहा था और नहीं जानता था कि उसका आत्मविश्वास कहाँ से आया था। विपरीत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध कून जिंगटियन था। यहाँ तक कि गू चेन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। अगर कून जिंगटियन बैठकर बात करने को तैयार था तो उसे मामले को सुलझाने का भरोसा था, लेकिन झाओ फैंग ने जो कहा उससे पता चलता था कि वह कून जिंगटियन को नीची नज़र से देखता था। क्या वह मौत की तलाश में था? बड़े भाई फैंग, कृपया आवेगपूर्ण मत बनो। आहू बहुत चिंतित लग रहा था। उसने झाओ फैंग के पास फुसफुसाते हुए कहा, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। बड़े भाई फैंग, शांत हो जाओ। हाँ बड़े भाई फैंग, कून जिंगटियन बहुत क्रूर है। कृपया आवेगपूर्ण मत बनो। बड़े भाई फैंग, कृपया बड़े भाई चेन को इस बारे में बात करने दो। कई लोगों ने मनाने की जल्दी की। गू चेन ने भी गहरी सांस ली, अपने दाहिने हाथ से झाओ फैंग की बांह पकड़ी और उसे कुछ न कहने के लिए कहा। उसने फिर से कून जिंगटियन की ओर देखा और कहा, श्री कून। उसके खत्म होने से पहले कून जिंगटियन ने बीच में टोकते हुए कहा, अब और बात मत करो। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। आखिरकार उसने अपनी पलकें उठाईं और उदासीन आंखों से झाओ फैंग को देखा। उसने धीरे से कहा, 6 साल पहले जब मैं कुछ लोगों को लेकर किसी काम को अंजाम देने के लिए निकला था तो एक अंडरकवर ने मेरे ठिकाने की जानकारी लीक कर दी और एक विशेष टीम से मुझे ढूंढने के लिए कहा। मुझे 4 बार गोली मारी गई। इसलिए मैं अंडरकवर से बहुत निराश हूँ। तुम एक अंडरकवर भी हो और तुम ही हो जिसने मुझे 4 बार गोली मारी थी, इसलिए मैं आज तुम्हें मारने आया हूँ। 6 साल पहले ये तुम थे। 6 साल पहले की घटना को याद करके झाओ फैंग अचानक चौंक गया। उस समय उनकी टीम ने बदमाशों के एक समूह को घेर लिया और उनका दमन किया। उनमें से एक, भूरे रंग के कपड़े पहने मास्टर, चोटों के बावजूद सफलतापूर्वक बच निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी कून जिंगटियन था। हाँ, यह मैं ही हूँ। कून जिंगटियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हांगकांग में मेरी यात्रा के दौरान तुम्हारी जान लेना अच्छी बात है। इस टिप्पणी ने झाओ फैंग के कर्मचारियों, जिनमें गू चेन भी शामिल था, को पूरी तरह से शांत कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कून जिंगटियन बड़े भाई फैंग को मारना चाहता था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लड़ाई होनी तय है। लेकिन अगर वे लड़े तो बड़े भाई फैंग को क्या करना चाहिए? आहू और अन्य लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि उनके दिल कांप रहे थे। इस समय वे असमंजस में थे। क्या ये सच है? झाओ फैंग ने संयम संभाला और लापरवाही से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अगर मैं आपको एक बार गिरा सकता हूं तो मैं आपको 2 बार भी गिरा सकता हूं। आप कुछ साल पहले के ही इंसान हैं। मुझे नहीं पता कि आपका आत्मविश्वास और शांति कहाँ से आती है। अच्छा, बहुत अच्छा। आत्मविश्वास एक अच्छी चीज है। कून जिंगटियन ने झाओ फैंग को घूरते हुए अपने बाएं पैर से आधा कदम आगे बढ़ाया और एक ऐसी मुद्रा में खड़ा हुआ जिसका इस्तेमाल हमला करने और बचाव करने के लिए किया जा सकता था। फिर उसने अपना बायां हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हें क्या कहूँ? बेवकूफ़ या अज्ञानी, मैं तुम्हें पहले 3 चालें खेलने की अनुमति देता हूँ और अब तुम जितना चाहो हमला कर सकते हो। इस दृश्य ने लाओ बियाओ और अन्य लोगों को अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार लड़ाई शुरू होने वाली थी। आज के बाद झाओ फैंग को अपना बाकी जीवन बिस्तर पर बिताना पड़ सकता है। हा हा हा, झाओ फैंग जोर से हंसा और 2 बेतरतीब कदम आगे बढ़ा। एक कुएं के तल पर रहने वाला मेढक, मैं तुम्हें 10 चालें चलने की अनुमति देता हूँ। झाओ फैंग के शांत भाव को देखकर आहू और अन्य लोगों की उम्मीद फिर से जगी। हालांकि इस भाव ने कून जिंगटियन की आंखों को ठंडा कर दिया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो कून जिंगटियन का चेहरा उतर गया। अचानक उसने अपना शरीर हिलाया, 3 कदम आगे बढ़ा और अपने दाहिने पैर को एक रेडियन के साथ उठाया। अपने पंजों से झाओ फैंग के सिर पर सीधा लात मारी। ये दृश्य लोगों के दिलों को कसने से नहीं रोक सका। अगर किसी आदमी को इस तरह की भारी लात मारी जाती है तो उसकी सीधे मौत होने की संभावना है। हालांकि झाओ फैंग की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह अभी भी नीरस थी। वह धीरे से पीछे हट गया और अपने बाएं हाथ को जल्दी से फैलाया, एक तरफ एक पंक्ति बनाते हुए, और कून जिंगटियन के पैरों को एक तरफ कर दिया। उसने आसानी से लात को रोक दिया और उसी समय झाओ फैंग ने एक शब्द उगल दिया।
एक हो कून जिंगटियन की आंखें दुष्ट हो गईं। वह उछला, अपने बाएं पैर से क्षैतिज चाकू की तरह एक तेज साइड किक दी, जिसकी ताकत पहले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। छिपने के बजाय झाओ फैंग ने बिजली की तरह तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर की ताकत का इस्तेमाल किया और उसे धीरे से ऊपर उठाया, जिससे कून जिंगटियन ऊपर की ओर चला गया। 2 आखिरकार कून जिंगटियन भी एक मास्टर था। इस समय उसने अपनी बची हुई ताकत से एक रिवर्स सोमरसॉल्ट किया, जल्दी से जमीन पर खड़ा हुआ और तुरंत एक मुक्का मारा। इस समय तक उसकी आंखें थोड़ी थक गई थीं, लेकिन उसने गोली चलाना बंद नहीं किया, क्योंकि वह दुश्मन को एक बार में ही गिरा देना चाहता था। हालांकि झाओ फैंग ने फिर भी जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि खुद को बचाने के लिए छिप गया या रुक गया। 3, 4, 5 ... जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, लाओ बियाओ और अन्य लोगों ने अपना रूप बदल लिया। अरे, कून जिंगटियन संघर्ष क्यों कर रहा था? उसने झाओ फैंग के कपड़ों को भी नहीं छुआ था। क्या हो रहा था? दूसरी तरफ आहू और अन्य लोग बहुत उत्साहित दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके बड़े भाई को जीतने की पूरी उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने अभी भी मौजूद झाओ फैंग को कम आंका था। 9, 10 10वीं चाल में कून जिंगटियन के भारी प्रहार के सामने झाओ फैंग ने पहले ही संख्या बता दी। उसी समय उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने हाथ में कून जिंगटियन की मुट्ठी पकड़ ली। कून जिंगटियन ने अपनी बांह को जोर से खींचा, केवल ये देखने के लिए कि उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका चेहरा सदमे और विस्मय से पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है, झाओ फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मैंने कहा, तुम सिर्फ एक कुएं के तल पर रहने वाले मेढक हो। अब मैं वापस लड़ूंगा। ये शब्द कहने के बाद झाओ फैंग ने अपना दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया। खड़खड़ाहट। अचानक उसकी हथेली की दिशा से 2 टूटी हड्डियों की आवाज आई। कून जिंगटियन स्तब्ध रह गया। लाओ बियाओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, जबकि आहू और अन्य उत्साहित थे। झाओ फैंग ने अपना पैर उठाया। वूश! उसने सीधे कून जिंगटियन के पेट पर एक तेज लात मारी। धमाका! कून जिंगटियन का पूरा शरीर उछल गया, लेकिन क्योंकि झाओ फैंग ने उसकी हथेली पकड़ ली, वह उठ गया। झाओ फैंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी, कून जिंगटियन का हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। धमाका! एक राउंड के बाद कून जिंगटियन जमीन पर गिर गया। दिल दहलाने वाली आवाज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वह बच भी गया तो उसे गंभीर अंदरूनी चोटें लगेंगी। आघात के साथ कून जिंगटियन का नाश हो जाना चाहिए। पफ! अहम! कून जिंगटियन ने अचानक मुंह से खून थूक दिया। उसने झाओ फैंग को खाली देखा और मुश्किल से कहा, ये असंभव है। उसके शब्द पूरे होने से पहले उसकी पलकें फड़क उठीं और वह गिर पड़ा। हा, झाओ फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। किसी व्यक्ति को फेंकने का एहसास बहुत बढ़िया था। दाहेई खेलने में वाकई बहुत अच्छा था। तुम्हारा भरोसा, मैं उसे तुम्हें वापस देता हूँ। झाओ फैंग ने कून जिंगटियन के शरीर को लाओ बियाओ और अन्य लोगों के सामने लात मारी। इस समय पूरी भीड़ अचंभित थी। उन्हें शुरू में लगा कि यह बहुत कठिन लड़ाई होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध कून जिंगटियन को झाओ फैंग ने आसानी से नीचे गिरा दिया। हे भगवान, बड़े भाई फैंग इतने कूल कब हो गए? वह कून जिंगटियन था, कोई मामूली नहीं। अब क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? झाओ फैंग अचानक लाओ बियाओ की ओर बढ़ा और चलते हुए बोला। उसकी हरकत देखकर लाओ बियाओ और 20 से ज्यादा लोगों के हाव भाव बदल गए और उनके शरीर कुछ कदम पीछे हट गए। कई लोगों ने तो डर और तनाव के कारण अपनी पीठ के निचले हिस्से को भी छू लिया। पागल, झाओ फैंग, तुम! लाओ बियाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह आश्चर्य से भरी आंखों से झाओ फैंग को देख रहा था। सिर्फ वही नहीं, मेंगवू और दूसरे लोग भी बहुत हैरान थे। कून जिंगटियन हमेशा से उनके दिलों में युद्ध का राजा रहा था, लेकिन अब वह झाओ फैंग से हार गया था। क्या यह मजाक था? वे अप्रत्याशित स्थिति से बहुत हैरान और स्तब्ध थे और उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुमसे फिर पूछता हूं कि क्या तुम्हें अब कुछ और स्पष्ट करना है? क्या तुम समझ नहीं पाए? झाओ फैंग ने अपनी भौहें उठाईं। ये देखकर लाओ बियाओ का चेहरा लाल और हरा हो गया। एक पल बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, पागल, तुमने आज अच्छा काम किया। हम आत्मसमर्पण करते हैं। चलो, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जब वे आगे बढ़ने वाले थे, झाओ फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। लाओ बियाओ का शरीर जम गया। उसने अपना सिर घुमाया और पीला पड़ गया। या तुम चाहते हो कि हम रुकें? झाओ फैंग ने लाओ बियाओ की बातों को नजरअंदाज किया, बस उन्हें शांति से देखा। लाओ बियाओ के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं और उसने आखिरकार अपने दांत पीसते हुए कहा, हमें मार्शल आर्ट की दुनिया से तुम्हारे रिटायर होने से कोई समस्या नहीं है। अब से हम अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। इस टिप्पणी से पता चला कि उसे झाओ फैंग के भूमिगत बलों से हटने से कोई समस्या नहीं थी, चाहे कोई भी शिकायत क्यों न हो। भविष्य में दूसरों के शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करने की आलोचना मंडली में की जाएगी। वैसे भी वे आज रात अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे, हालांकि यह उम्मीद से अलग था। गू चेन के पास कोई सहयोगी नहीं था और फिर वे अपने दुश्मनों को एक एक करके नीचे गिरा सकते थे। झाओ फैंग के बिना उन्हें विशाल समूह को गिराने का भरोसा था। झाओ फैंग ने जब बूढ़े बियाओ की बात सुनी तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मेज की ओर मुड़ गया। लाओ बियाओ और अन्य लोगों ने गंभीर रूप से घायल कून जिंगटियन को उठाया और जल्दी से चले गए। बड़े भाई फैंग अद्भुत हैं।
बड़े भाई फैंग शक्तिशाली हैं। अजय, हा हा हा। उनके जाते ही गू चेन के आदमियों सहित उपस्थित सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। बिना सोचे समझे वे मुसीबत को सुझाने के बाद एक अच्छी शराब पीने के लिए तैयार हो गए। उसके साथ मिलकर दक्षिणी जिले पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन गू चेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह झाओ फैंग को टीम में शामिल होने के लिए बहुत मनाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि आज रात इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह केवल झाओ फैंग के साथ जी भरकर शराब पी सकता था। नतीजतन इस रात कई लोग नशे में थे, जिनमें झाओ फैंग और गू चेन भी शामिल थे। गू चेन को उसके स्टाफ ने भगा दिया जो शराब नहीं पीता था, जबकि झाओ फैंग को उसके अधीनस्थ ने बगल के होटल में भेज दिया, जिसने उसके लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया और जाने से पहले उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। झाओ फैंग के लिए ये रात फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन से उसके जाने और एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने की शुरुआत थी। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह 7 बजे रेस्तरां हमेशा की तरह खुला। लियांग मिंकी, सन डोंगहेंग और अन्य लोगों के अलावा बगल के रेस्तरां के मैनेजर और जियो मेई भी जल्दी से लाइन में लग गए और सबसे पहले खाने वाले बन गए। जब अंडे वाला फ्राइड राइस और नूडल सूप दोनों तैयार हो गए तो लोगों को अचानक एहसास हुआ कि बॉस अभी भी रसोई में व्यस्त है। जब वे ये दृश्य देख रहे थे तो उनकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। वाह, क्या हमारे पास नाश्ते के लिए स्टीम्ड मीट बन्स हैं? यूकिन किंग आश्चर्य से चिल्लाए। रणविजय ने बिना पीछे देखे जवाब दिया और जल्दी से स्टीम्ड मीट बन्स लपेटे। बड़े स्टीम्ड मीट बन्स बनाना ज्यादा तेज होगा, लेकिन मिंगमैन के पास चेरी का मुंह छोटा था, जिससे छोटे बन्स खाने में ज्यादा सुविधा होती थी। इसलिए रणविजय ने स्पष्ट रूप से छोटे मीट बन्स को पैक करके स्टीम करने की योजना बनाई। मीट स्टफिंग में पोर्क और स्कैलियन था, जिसमें पोर्क ने कल रात लियांग मिंकी और अन्य लोगों को जीत लिया था। इसके अलावा कोमल स्कैलियन माउंट न्यू मून से तोड़ा गया था। स्वाद के बारे में कोई संदेह नहीं था। छोटे बन्स के 2 पैनल लपेटने में रणविजय को केवल 5 मिनट लगे। ऐसा लग रहा था कि लगभग 100 बन्स होंगे। रणविजय ने बन्स को बांस के स्टीमर में डाला और 2 कुकिंग बेंच खोल दी। फिर बन्स भाप बनने लगे। अगर स्टीम्ड मीट बन्स हैं तो मैं उनका इंतजार करूंगी। लियांग मिंकी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और इंतजार करने लगी। यूकिन किंग और झाओ दाहू ने भी अपनी चॉपस्टिक बंद कर दी, जबकि सन डोंगहेंग परिवार अभी भी धीरे धीरे खा रहा था। अंडे से बने फ्राइड राइस का एक हिस्सा पर्याप्त नहीं था। वे तब भी कुछ खाने का इरादा रखते थे जब स्टीम्ड मीट बन्स तैयार हो जाते। ओह, ये बहुत क्रूर है। लिनहे के छोटे स्टीम्ड मीट बन्स मेरे पसंदीदा हैं, हालांकि मैं उन्हें केवल देख सकता हूँ। जियो मेई ने एक तरफ से चीख मारी। कोई बात नहीं, मुझे देखने के लिए साथ चलो। हाँ, या चलो जल्दी से खाना खा लें और बन्स आने से पहले बाहर चले जाएं, मैनेजर ने झिझकते हुए कहा। एक तरफ वह देखना चाहता था कि उसका बॉस किस तरह के स्टीम्ड मीट बन्स बनाता है, दूसरी तरफ वह बिना लार टपकाए यहाँ से जाना भी चाहता था। इस समय उसका मूड बहुत जटिल था। अध्याय 180। ये सुनकर जियाओ मेई ने सिर हिलाया। स्वादिष्ट भोजन के बजाय दृश्य भोजन प्राप्त करना वास्तव में कष्टदायक था। उसने भी कई बार ऐसा अनुभव किया था। एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस खाने के बाद वह बहुत संतुष्ट नहीं थी, लेकिन दूसरा खरीदने के लिए 300 युआन खर्च करने को तैयार नहीं थी। साथ ही वह कुछ मांस खाने के लिए भी उत्सुक थी, लेकिन जैसे ही वह अपने रेस्तरां में लौटी और कुछ मांस खाया, उसे बहुत ही बेस्वाद महसूस हुआ। कभी कभी वह बगल के रेस्तरां में मांस के बारे में भी सोचती और उसके मुंह में पानी आ जाता। आखिरकार बेर के बारे में सोचकर प्यास बुझाना इतना मददगार नहीं होगा। इसलिए जियाओ मेई और मैनेजर ने थोड़ा तेजी से खाना खाया। अपना भोजन और एक गिलास दूध पीने के बाद वे जाने के लिए तैयार थे। जब वे उठे तो स्टीम्ड मीट बन्स पक चुके थे। रणविजय ने स्टीमर को किचन बार पर रखा और स्टीम्ड मीट बन्स का एक दराज खोला। गर्म हवा की एक धारा ऊपर उठी। तभी मीट बन्स की तेज गंध आई। मैनेजर को स्टीम्ड बन्स की तेज गंध आई और उसके पेट से 2 बार चीख निकली। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और तेजी से कदम बढ़ाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पापा, क्या अब हम खाना खा लें? ठीक इसी समय कार्टून खत्म हो गया, इसलिए छोटी राजकुमारी ने टीवी बंद कर दिया, रिमोट कंट्रोल को सोफे पर रख दिया, पीछे मुड़ी और दूधिया आवाज में रणविजय से कहा। हाँ, रणविजय ने ठहाका लगाते हुए कहा। अच्छा, अब खाने का समय हो गया है। मिंगमैन ने खुशी से जयकार की। लियांग मिंकी और बाकी सभी उठे और छोटे स्टीम्ड बन्स लेने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने इन कुछ मिनटों में कई सालों का इंतजार किया हो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद और भी बढ़िया होगा। बॉस, आप बहुत कमाल के हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड बनकर उसे बहुत खुशी हो रही होगी। लियांग मिंकी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय उसने चॉपस्टिक से लगभग 1 दर्जन छोटे स्टीम्ड मीट बन्स उठाए। स्टीम्ड बन्स छोटे थे, लेकिन वे अभी भी प्रामाणिक लिनहे स्टीम्ड बन्स से एक शकल बड़े थे। इसके अलावा स्टीमर लियांग मिंकी द्वारा खरीदा गया था और यह सबसे बड़ा प्रकार था। प्रत्येक दराज में लगभग 20 मीट बन्स थे, कुल 16 दराज थे। आमतौर पर 10 स्टीम्ड मीट बन्स एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन वे केवल लगभग 30 लोगों की सेवा कर सकते थे। बाहर लगभग 20 लोग लाइन में खड़े थे।
चूंकि वे इतनी जल्दी आ गए थे इसलिए लगभग सभी लोग मीट बंस का स्वाद ले सकते थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था, चूंकि उन्हें अंडे के तले हुए चावल और नूडल सूप की आदत हो गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मीट बंस केवल सदस्यों के लिए हैं। प्रबंधक और जियाओ मेई की दृढ़ गति ने साबित कर दिया था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। स्टीम्ड बंस परोसते समय रणविजय ने भी दोनों को बाहर की ओर जल्दी करते हुए देखा। इस बारे में सोचने के बाद रणविजय को लगा कि उन्हें याद दिलाना अभी भी जरूरी है, क्योंकि मैनेजर बहुत उत्साही था और मुर्गियों, हंसों और सुअरों को मारने में मदद करता था। इसलिए जब मैनेजर का हाथ दरवाजे के हैंडल पर लगा तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो उनके लिए एक सपने जैसी थी। गैर सदस्य भी ये स्टीम्ड मीट बंस खा सकते हैं। पफ! मैनेजर को अचानक अपनी ही लार से घुटन होने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिमाग इन शब्दों से भर गया, गैर सदस्य भी ये स्टीम्ड मीट बंस खा सकते हैं। इस समय मैनेजर का दिल जोर से धड़क रहा था और उसे आखिरकार बॉस की दया का एहसास हुआ। हे भगवान, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मैं आखिरकार मीट खा सकता हूँ। हालांकि यह कल की तरह पूरा सुअभोज नहीं था, लेकिन ये कीमा बंस भी बढ़िया थे। मैनेजर ने जल्दी से अपने कदम रोक दिए और जब उसने देखा कि दरवाजे पर 2 लोग हैं जो अंदर जाने वाले हैं, तो मैनेजर ने जल्दी से कहा, रुको यार, माफ़ी चाहता हूँ, हमने अभी खाना खत्म नहीं किया है, कृपया थोड़ी देर रुको। क्या तुमने खाना खत्म नहीं किया? उनमें से एक ने संदेह से कहा, तुम्हारी प्लेटें खाली हो गई हैं और तुम रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जा रहे हो। यह एक गलतफहमी है, मैनेजर ने जल्दी से कहा, हमारे पैरों में ऐंठन थी इसलिए हमने खिंचाव करने की कोशिश की। माफ़ करो, तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए। कोई बात नहीं, ये सच है। 2 लोगों के पैरों में एक साथ ऐंठन। दोनों लोग अवाक भाव से वापस लाइन में आ गए। हालांकि खाने वाले बाकी 4 लोगों ने मैनेजर को एक मुस्कान दी। उन्हें लगा कि वह आदमी बिना शर्म के झूठ बोल रहा है। हालांकि उनका ध्यान उनके लिए उपलब्ध छोटे स्टीम्ड बंस पर भी केंद्रित था। आखिरकार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। वे यहाँ अच्छे खाने के लिए आए थे। असल में यहाँ हर कोई खाने का शौकीन था। बॉस, क्या हम सब खाना खा सकते हैं? अचानक आए इस आश्चर्य से एक आदमी थोड़ा चक्कर खा गया और उसने कुछ उलझन में पूछा। हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया। सकारात्मक उत्तर पाकर 6 गैर सदस्य भोजनकर्ता तीव्र उत्साह से भर गए। हाँ, धन्यवाद बॉस, हम आखिरकार मांस खा सकते हैं, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रसोई के काउंटर की ओर ले गया। छोटे स्टीम्ड मीट बंस का एक दराज कितना है? एक व्यक्ति अधिकतम कितने दराज खा सकता है? एक आदमी ने पूछा जो अभी भी जाग रहा था। बेशक उसकी संयमितता का कारण यह था कि उसकी जेबें फूली हुई नहीं थीं। अंदर केवल 700 युआन थे। अगर यह बहुत महंगा होता तो वह इसे वहन नहीं कर सकता था। इससे उसे यहाँ अपने पहले भोजन के अनुभव की याद आ गई। उस समय उसकी जेब में केवल 100 युआन से अधिक होने के कारण उसने भुगतान के लिए कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि रेस्तरां के मालिक ने कहा कि यह बहुत जटिल था और उसने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। अंत में वह अजीब तरह से एक व्यक्ति से कई 100 युआन उधार लेने में कामयाब रहा जो उसी टेबल पर भोजन कर रहा था। हालांकि उसने अगले दिन उसे वापस कर दिया, फिर भी उसे इसके बारे में सोचकर शर्मिंदगी महसूस हुई। सवाल सुनकर रणविजय ने झिझकते हुए कहा, अंडे के तले हुए चावल जैसा ही। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीट बन खा सकता है। इसका मतलब था कि वे 8 या 9 भी खा सकते थे, लेकिन रणविजय ने सोचा कि हर कोई सबसे ज़्यादा खाएगा। खाने के शौकीनों के लिए भले ही वे भरे हुए हों, वे अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे और तब तक खाते रहते थे जब तक कि वे एक और कौर खा सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपना पेट थोड़ा भर ले। प्रामाणिक खाद्य सामग्री पचाने में आसान थी। हालांकि अगर कोई ज़्यादा खा ले तो यह उसके पेट पर बोझ भी बन सकता था। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो ज़्यादा खाने के आदी थे। सभी लोगों ने 10 मीट बन खाए। जब वे वापस टेबल पर बैठे तो मैनेजर ने सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक ली। उसने एक मीट बन उठाया और मीट बन की त्वचा में एक छेद कर दिया। अचानक मीट की समृद्ध सुगंध बाहर निकली और उसकी पूरी नाक की नोक भर गई। ये सुगंध वास्तव में प्रामाणिक है। बढ़िया, मैनेजर ने तारीफ की और फिर मीट बन को अपने मुंह में ठूंस लिया। स्टीम स्टफ्ड बन बहुत छोटा नहीं था, इसलिए यह उसके मुंह में भर गया, लेकिन उसे यह एहसास अच्छा लगा। लचीली बन की त्वचा और स्वादिष्ट मीट के स्वाद ने उसके पूरे मुंह को भर दिया और उसे मदहोश कर दिया। और उसके विपरीत तरफ बैठी जियाओ मेई ने भी अपने मैनेजर की नकल करते हुए एक पूरा स्टीम स्टफ्ड बन अचानक अपने मुंह में ठूंस लिया। ओह ओह, वाह वाह! स्टीम स्टफ्ड बन अभी भी थोड़ा गर्म था, जिससे वह हौंफने लगी और उसने अपने मुंह के चारों ओर पंखा चलाने के लिए अपनी हथेली भी उठाई, लेकिन इससे उसे ठंडक नहीं मिली। पहले तो उसे गर्म होने के कारण खास स्वाद का एहसास नहीं हुआ। जब उसका मुंह तापमान के हिसाब से अभ्यस्त हो गया तो उसे मीट की तेज सुगंध महसूस हुई। वाह, स्वादिष्ट स्वादिष्ट! आखिरकार उसने पहला वाला खा लिया। दूसरा वाला खाते समय जियाओ मेई बहुत ज़्यादा सावधान थी। उसने पहले बन की त्वचा को काटा और उसमें 2 सांसें फूंकीं। और जैसे ही उसने एक और छोटा निवाला लिया, उसे मांस और आटे की मिलीजुली सुगंध महसूस हुई, जिसने उसे एक शानदार आनंद दिया। काश थोड़ा मिर्च का तेल और परिपक्व सिरका होता। खाली मेज को देखते हुए जियाओ मेई को थोड़ा अफसोस हुआ।
अगर वह किसी दूसरे रेस्तरां में होती तो वह इसके लिए पूछती, लेकिन इस एक में वह अभी भी काफ़ी आरक्षित थी। आज का नाश्ता गैर सदस्य भोजन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इस बीच दक्षिणी जिले के पुलिस मुख्यालय में निर्देशक डोंग जियांगचुआन के कार्यालय में निर्देशक के अलावा काले रंग के आरामदायक कपड़े पहने एक गंभीर आदमी था। उस आदमी के बाल छोटे थे और उसकी आंखें चील जैसी थीं, जो बहुत मर्दाना लग रहा था। वह झाओ फैंग के पूर्व कप्तान प्रशिक्षक लियू थे। इस समय प्रशिक्षक लियू, जो हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने में शांत रहते थे, ने अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर चलाए गए निगरानी वीडियो को देखा और उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। पूरा वीडियो देखने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। प्रशिक्षक लियू, मैंने पहले ही इस मामले की सूचना सुरक्षा ब्यूरो को दे दी है और मैं इसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता, डोंग जियांगचुआन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। प्रशिक्षक लियू के साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन वह वास्तव में इस मामले को छिपा नहीं सकते थे और न ही इसकी हिम्मत कर सकते थे, क्योंकि यह मार्शल आर्ट की दुनिया से जुड़ा था और उन्हें सुरक्षा ब्यूरो को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग बहुत शक्तिशाली थे, केवल सुरक्षा ब्यूरो में ही उन्हें नियंत्रित करने की ताकत थी। शब्दों को सुनने के बाद प्रशिक्षक लियू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उन्होंने कई शब्द उगल दिए। वो दाव के आंकड़े, वे अजेय हैं, वे निश्चित रूप से हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह आदमी कहाँ से आता है, डोंग जियांगचुआन ने बार बार आह भरी। वह वास्तव में एक मास्टर है, बहुत प्रभावशाली है। मुझे डर है कि वह मुझे 3 चालों में हरा सकता है, प्रशिक्षक लियू ने सख्ती से कहा। उसे बहुत झटका लगा, उसे यहाँ वो दाव मास्टर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या? ये सुनकर डोंग जियांगचुआन भी चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, प्रशिक्षक लियू, भले ही आप उसके प्रतिद्वंद्वी न हो, वह कितना कुशल है। वो दाव दुनिया का स्तर बहुत स्पष्ट है। इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, अर्थात स्पष्ट शक्ति, आंतरिक शक्ति और चरम शक्ति। स्पष्ट शक्ति के लिए यह मूर्ति का उपयोग है। यह एक तरह का क्षैतिज कुंफू प्रशिक्षण है, कठोरता का पीछा करना। आंतरिक शक्ति को हनी के नीचे से मारना है। इसमें अंतहीन बल होता है और यह एक तरह की नर्म शक्ति है। शीर्ष शक्ति कठोरता और कोमलता का संयोजन है। इस कौशल के लिए शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट शक्ति की मांसपेशियों की शक्ति में महारत हासिल कर लेता है, तो वह आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर सकता है। जब वह आंतरिक शक्ति की आत्माओं को पकड़ लेता है और कोमलता में अच्छा हो जाता है, तो वह शीर्ष शक्ति को समझना शुरू कर देगा। आंतरिक शक्ति का अंत शीर्ष शक्ति की शुरुआत है। प्रशिक्षक लियू ने इस बात की परवाह किए बिना समझाया कि डोंग जियांगचुआन ने समझाया नहीं। उन्होंने आगे कहा, साधारण लोग भले ही जीवन भर अभ्यास करते रहें, लेकिन वे स्पष्ट शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। हालांकि प्रतिभाशाली लोग अंततः 10 वर्षों में ये कौशल प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट शक्ति से आंतरिक शक्ति तक उन्हें समझने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जहां तक पीक स्ट्रेंथ की बात है, ये बहुत कठिन है। पीक स्ट्रेंथ का ग्रैंड मास्टर कठोरता और कोमलता दोनों में अच्छा होता है। वह कुंवारी की तरह शांत और दौड़ते हुए खरगोश की तरह फुर्तीला होता है। वह वास्तव में शक्तिशाली है। डोंग जियांगचुआन ने चकित होकर सुना और विशिष्ट अर्थ नहीं जानता था, इसलिए उसने बीच में टोका, तो वह मजबूत आदमी किस स्तर का है? ताकत के दृष्टिकोण से वह एक स्पष्ट शक्ति गुरु प्रतीत होता है, जो मर्दाना ताकत का उपयोग करता है, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत लगती है। उसकी त्वचा की कोमलता से उसने त्वचा की ताकत प्रशिक्षण पद्धति में महारत हासिल कर ली है, जिसका उपयोग गोलियों और बंदूकों से बचाव के लिए किया जाता है। जाहिर है, उसके पास कुछ उच्च स्तरीय शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति है, जो वास्तव में बहुत बढ़िया है। व्यापक दृष्टिकोण से वह एक पीक स्ट्रेंथ मास्टर हो सकता है। डोंग जियांगचुआन ठिठक गया। तो पीक स्ट्रेंथ हो सकता है, क्यों?